माधोपुर नाम का एक गांव था जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। उस गांव में 3 भाई रहते थे जिनके पिताजी कुछ दिन पहले ही गुजर गए थे। पिताजी के जाने के बाद तीनों भाइयों के बीच जिम्मेदारी और संपत्ति का सवाल खड़ा हो गया। इसलिए तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अब सब कुछ बांट लेना चाहिए ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। अब पिताजी नहीं रहे तो सब जिम्मेदारी अब संभालनी पड़ेगी और चीजें साफ होनी चाहिए। खेत, पेड़ और घर सब कुछ बराबर या अपने हिसाब से बांट लेना ही सही रहेगा। कल को किसी को कोई शिकायत ना रहे, इसलिए आज ही सब फैसला कर लेना चाहिए। भैया सही कह रहे हैं और बिना बांट के आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो भी फैसला होगा उसे सबको मान लेना चाहिए ताकि घर में शांति बनी रहे। मैं तैयार हूँ आज ही सब कुछ तय करने के लिए। आप दोनों बड़े हैं और जो ठीक समझें वही करिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और जो भी मिलेगा मैं मान लूंगा। मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि आप दोनों नाराज ना हो। तीनों भाई सुबह खेत की तरफ चल दिए जहां उनकी जमीन थी। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले खेतों का बंटवारा कर लेना चाहिए क्योंकि वही उनका मुख्य काम था। खेत काफी बड़ा था और 3 हिस्सों में बांटना आसान था, पर फैसला कैसे होगा ये देखना था। बड़ा भाई ही ज्यादा बोल रहा था और बाकी दोनों उसकी बात सुन रहे थे। ये खेत 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन एक हिस्से की जगह थोड़ी अलग है। मैं सोच रहा हूं कि एक बड़ा हिस्सा मैं रख लेता हूं और दूसरा महेंद्र को दे देता हूं। जो तीसरा हिस्सा बचता है उसमें सिर्फ मेड़ है और वही शाम को मिल जाएगा। भैया आपने जो बताया उसमें श्याम को थोड़ा कम हिस्सा मिल रहा है, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है तो मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। श्याम क्या कहता है ये भी सुन लेना चाहिए ताकि बाद में बात ना बने। भैया, अगर आपने ये ठीक समझा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे जितना भी मिलेगा मैं उसमें काम कर लूंगा और आप दोनों का साथ भी रहेगा। मैं आपकी बात का विरोध नहीं करूंगा क्योंकि आप बड़े हैं और आपकी इज्जत करता हूं। रघुनाथ ने बिना और सोचे अपना फैसला पक्का कर दिया और महेंद्र ने भी कुछ नहीं कहा। श्याम अंदर से थोड़ा दुखी था, लेकिन उसने अपनी बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाई। तीनों ने मिलकर खेत का बंटवारा वैसे ही कर दिया जैसे रघुनाथ ने कहा था। इसके बाद तीनों आम के पेड़ की तरफ बढ़े जो खेत के पास ही था। अभी आम का पेड़ भी बांटना है क्योंकि इसमें हर साल अच्छा फल लगता है। इसमें 2 बड़ी डालियां हैं जहां से आम तोड़ना आसान होता है। मैं एक डाली ले लेता हूं और दूसरी महेंद्र ले लेगा। ये ठीक है भैया, और दोनों डालियों पर बराबर आम लगे हुए हैं। इस तरह से हम दोनों को आसानी से फल मिलता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। श्याम के लिए आप क्या सोच रहे हैं ये भी बता दीजिए। शाम को पेड़ की जड़ दे देते हैं क्योंकि वही तीसरा हिस्सा बचता है। वैसे भी जड़ उसी की रहेगी तो पेड़ का सहारा उसी से है, ये माना जा सकता है। इस तरह से पेड़ का भी बंटवारा हो जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। भैया, अगर आपको यही सही लगता है तो मैं इस पर भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं जड़ का ध्यान रखूंगा और पेड़ को संभालने की कोशिश करूंगा। मुझे बस इतना है कि आप दोनों खुश रहें और घर में झगड़ा ना हो। कि आप दोनों खुश रहें और घर में झगड़ा ना हो। श्याम के मन में इस बार थोड़ी ज्यादा चोट लगी, लेकिन उसने अपनी बात फिर भी छुपाई। रघुनाथ और महेंद्र ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फैसले पर ही टिक गए। पेड़ का बंटवारा भी हो गया और तीनों वहां से निकलकर घर की तरफ चल पड़े। अब सबसे बड़ा फैसला घर का बंटवारा था जो अभी बाकी था। अब घर का बंटवारा करना सबसे जरूरी है क्योंकि रहना वही है। घर में कुल 4 कमरे हैं और एक साइड में एक छोटी झोपड़ी भी बनी हुई है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कमरों का बंटवारा अलग तरीके से किया जाए। भैया इस बार फैसला ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये रहने की जगह है। अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो बाद में दिक्कत बढ़ सकती है। श्याम को भी पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। मैं आप दोनों की बात सुन रहा हूं और जो भी आप लोग तय करेंगे मैं मान लूंगा। मुझे बस इतना है कि सब ठीक से हो जाए और किसी को भी बाद में परेशानी ना आए। आप लोग जो ठीक समझे वही करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
तीनों भाई घर के लोग तय करेंगे, मैं मान लूंगा। मुझे बस इतना है कि सब ठीक से हो जाए और किसी को भी बाद में परेशानी ना आए। आप लोग जो ठीक समझे वही करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तीनों भाई घर के बाहर खड़े थे और रघुनाथ अब अंतिम बंटवारा बताने वाला था। महेंद्र थोड़ा सोच में था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था और श्याम चुप खड़ा था। सबको पता था कि अब जो भी फैसला होगा वही आखिरी होगा। माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं रहा था। घर में 4 कमरे हैं तो मैं 2 कमरे अपने पास रखूंगा। 2 कमरे महेंद्र को दे दिए जाएंगे ताकि उसको भी बराबर जगह मिल सके। और जो साइड में झोपड़ी है वो श्याम के लिए ठीक रहेगी, क्योंकि उसे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। भैया आपने जो कहा है उसमें शाम के लिए थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर आपने ये फैसला ले लिया है तो मैं आपका विरोध नहीं करूँगा। श्याम अगर कुछ कहना चाहे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। भैया, अगर आपको लगता है कि झोपड़ी मेरे लिए सही है तो मैं उसमें रह लूंगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप बड़े हैं और आपका फैसला मेरे लिए अंतिम है। मुझे बस इतना है कि आप दोनों खुश रहें और घर में शांति बनी रहे। श्याम के लिए ये सबसे ज्यादा दुख देने वाला फैसला था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। रघुनाथ ने अपना फैसला सुना दिया और महेंद्र ने चुप रहकर उसे मान लिया। घर का बंटवारा भी उसी तरह हो गया जैसे रघुनाथ ने तय किया था। तीनों अपनी जगह पर खड़े रहे, लेकिन श्याम के अंदर एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। चलो भैया, अब बंटवारा तो हो गया, अब थोड़ा खाना खाकर आराम करेंगे घर में। सुबह से हम लोग बाहर हैं और थकान भी हो रही है, इसलिए थोड़ा अब आराम जरूरी है। सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। तू किस घर की बात कर रहा है? ये घर अब हमारा है और तू अपने हिस्से में रह। तेरा हिस्सा तो वो जर्जर झोपड़ी है और वहीं तुझे जाकर आराम करना चाहिए। अब हर चीज अलग हो चुकी है, इसलिए अपने हिस्से का ध्यान खुद रख। भैया सही कह रहे हैं, अब सब कुछ अलग हो चुका है और हमें उसी हिसाब से रहना होगा। तुझे जो मिला है उसी में रहना पड़ेगा और उसी को संभालना होगा। हम अपने हिस्से में जा रहे हैं और तू अपने हिस्से में जा। भैया, मेरी अभी नई शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी को उस टूटी हुई झोपड़ी में कैसे रखूं? वहां रोजमर्रा की कोई भी सुविधा नहीं है और ना ही कुछ बनाने का सामान है। आप लोग थोड़ा सोचिए कि हम कैसे रह पाएंगे वहां पर। हमें ये सब नहीं पता और हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। तेरे हिस्से में जो आया है अब तू उसका मालिक है और जो चाहे कर सकता है। तुझे रखना है तो रख ले या फिर जला दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हर कोई अपने हिस्से का जिम्मेदार है और हमें अपने घर जाना है। तू अपनी समस्या खुद देख और हमें इसमें मत घसीट। हम लोग अपने घर जा रहे हैं और तू अपनी झोपड़ी में जा। इतना कहकर दोनों बड़े भाई अपने अपने घर की तरफ चले गए। श्याम वहीं खड़ा रह गया और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। हाँ जी, सुनते हो? आप कब से बाहर थे और क्या फैसला हुआ ये तो बताओ। आपके भाइयों ने क्या दिया और हम कहाँ रहने वाले हैं ये साफ साफ बताइए। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ और अब आप चुप खड़े हो। सब कुछ बट गया है और हमें ये झोपड़ी मिली है रहने के लिए। खेत में भी हमें सिर्फ मेड़ मिली है और पेड़ की जड़ भी हमारे हिस्से में आई है। मैंने कुछ कहने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था। तुम इतने भोले हो कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें साफ धोखा दे दिया और तुम देखते रह गए। तुम्हें सिर्फ अपने भाइयों की पड़ी है और मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। मैं इस झोपड़ी में कभी नहीं रहने वाली और ये हाल मैं सहन नहीं कर सकती। बस भी करो। मुझे क्या पता था कि मेरे अपने भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने हमेशा उनकी इज्जत की और उनकी हर बात मानी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। आज रात हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कुछ भी बनाने के लिए नहीं है। तुम्हें आज भूखा ही सोना पड़ेगा और यही तुम्हारी सजा है जो तुमने खुद चुनी है। अब बैठकर सोचो कि आगे कैसे जीना है इस हालत में। उस रात दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वे भूखे ही सो गए।
श्याम चुपचाप लेटा रहा और उसकी पत्नी भी नाराज होकर एक तरफ बैठी रही। दोनों के मन में अलग अलग तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। ये रात उनके जीवन की सबसे कठिन रातों में से एक बन गई। अगले दिन सुबह शाम जल्दी उठ गया और बिना कुछ खाए कड़ी मेहनत करने के लिए निकल पड़ा। वो अपने हिस्से में जाने के बजाय खेत की तरफ चला गया ताकि कुछ काम मिल सके। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ काम करके वो थोड़े पैसे कमा पाएगा। वो चुपचाप काम करने लगा और किसी से कुछ नहीं बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हिस्सा हमारा है और तुम्हें यहाँ काम करने का कोई हक नहीं है। तुम अपने हिस्से में जाओ और जो करना है वहीं जाकर करो। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए तुरंत यहाँ से हट जाओ। कमला सही कह रही है और तुम्हें समझना चाहिए कि अब सब कुछ अलग हो चुका है। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है और हमें परेशानी मत दो। अपने हिस्से में रहो और वहीं अपनी जिंदगी संभालो। मैं सिर्फ काम करने आया था ताकि कुछ कमा सकूं और घर चला सकूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो धीरे धीरे चलते हुए वापस जाने लगा और रास्ते में उसकी नजर आम के पेड़ पर पड़ी। जमीन पर कई आम गिरे हुए थे और वो कुछ देर उन्हें देखता रहा। वो सोच रहा था कि शायद इन आमों से कुछ काम चल सकता है। अगर तूने इन आमों को हाथ भी लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये बात समझ ले। ये आम हमारी डाली से गिरे हैं, इसलिए इन पर तेरा कोई हक नहीं है। तू सिर्फ जड़ का मालिक है और उसी तक ही सीमित रहे। भैया जो कह रहे हैं वही सही है और तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तू इन आमों को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना बात बिगड़ सकती है। अब यहाँ से चला जा और अपने हिस्से में ही रह। ठीक है, मैं इन आमों को नहीं छूंगा और यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरा क्या स्थान है। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। शाम का मन और भी टूट गया और वो बिना कुछ लिए वापस लौट गया। उसके पास अब कोई सहारा नहीं बचा था और वो पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। वो सीधे अपनी झोपड़ी की तरफ गया जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी पत्नी ने तुरंत सवाल किया। अजी सुनते हो, कुछ पैसे लाए हो या आज भी भूखा सोना पड़ेगा? अगर कुछ पैसे लाए हो तो मैं बाजार से सब्जी ले आऊं ताकि खाना बन सके। जल्दी बताओ, क्योंकि अब इंतजार करने का समय नहीं है। मैं कुछ भी नहीं ला पाया क्योंकि मुझे कहीं काम करने नहीं दिया गया। भाभीियों ने मुझे खेत से भगा दिया और भाइयों ने आम उठाने से भी मना कर दिया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हर जगह से मुझे रोका गया। ये सब सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे अपने भाई इस तरह से तुम्हारे साथ करेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब हमें बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, वरना मुश्किल और बढ़ जाएगी। सावित्री अब पहले जितनी गुस्से में नहीं थी, बल्कि स्थिति को समझने लगी थी। श्याम और सावित्री दोनों के सामने अब एक बड़ी चुनौती खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत से बाहर कैसे निकला जाए। यहीं से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी। अब जो हुआ सो हुआ और उस पर सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अब मैं जो कह रही हूं उसे ध्यान से सुनना और वही करना जो मैं कहूं। अगर हमें इस हालत से निकलना है तो अब समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। मैं अब कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, बस हालात बदलने चाहिए। कुछ देर बाद हमें खेत में जाना है और अपने हिस्से को देखना है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने खेत के पास पहुंचे और वहीं रुक गए। अब सावित्री ने चारों तरफ देखकर श्याम से सवाल किया। इस पूरे खेत में से हमारा हिस्सा कौन सा है, ये साफ साफ बताओ। हमारा हिस्सा सिर्फ ये मेड़ है, बाकी पूरा खेत दोनों बड़े भाइयों के हिस्से में गया है। अगर यही हमारा हिस्सा है तो इसे तोड़ दो, क्योंकि ये हमारी जमीन है।
हम अपने हिस्से के साथ जो चाहें कर सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता। श्याम ने मेड़ को तोड़ दिया और कुछ ही देर में पानी पूरे खेत में फैल गया। पानी के कारण खेत भर गया और खड़ी फसल को नुकसान होने लगा। सावित्री, तुमने तो सच में दिमाग लगा दिया और ये काम हो गया। अब उन्हें समझ आएगा कि हमें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। दोनों वहां से सीधे आम के पेड़ की तरफ बढ़े जो खेत के पास ही था। श्याम अब सावित्री की हर बात मानने के लिए तैयार था और बिना सवाल किए चल रहा था। पेड़ के पास पहुंचकर सावित्री ने फिर वही सवाल दोहराया। इस पेड़ में से हमारा हिस्सा कौन सा है? ये मुझे फिर से बताओ। हमारा हिस्सा इस पेड़ की जड़ है। डालियां और फल दोनों बड़े भाइयों के हिस्से में गए हैं। यही एक हिस्सा है जो हमें दिया गया था। अगर जड़ हमारी है तो इसे काट दो, क्योंकि यही इसका आधार है। जब जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ भी नहीं रहेगा और सब बराबर हो जाएगा। अभी के अभी इसे काटो और काम खत्म करो। ठीक है, अब मैं इसे काट देता हूँ क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अब मैं किसी के डर से पीछे नहीं हटूंगा और जो सही लगेगा वही करूंगा। देखो, अब ये पेड़ ज्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा। श्याम ने जड़ को काट दिया और कुछ ही समय में पूरा पेड़ नीचे गिर गया। पेड़ गिरते ही आसपास सन्नाटा छा गया और दोनों कुछ देर तक उसे देखते रहे। सावित्री ने बिना समय गंवाए श्याम को वापस चलने के लिए कहा। दोनों वहां से सीधे अपनी झोपड़ी की तरफ लौट गए। अगर जानना है कि सावित्री और श्याम ने झोपड़ी के साथ क्या किया और आगे क्या हुआ, तो बात जुड़े रहिए और अगला पार्ट जरूर देखिए।